अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हम लोग ठीक ठाक हैं? ओके गुड। तो बेटा लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने आपके पास जो है वो थ्री टाइप्स की उसमें रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 3। और जिसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, जिसके अंदर हमने अपना जो है फिर उसको लैम्डा से सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास a² - 4 इस तरह से कुछ थी। तो इन तीन रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा, आज के टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम बात करेंगे किसी इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, अब उसका तरीकेकार जो यहाँ पे देखो जरा डिफरेंट है। अब वो कंडीशन क्या है आपके पास? कंडीशन जैसे है, अगर आप देखें स्क्रीन पे, तो इक्वेशन में पूरे में क्या करना है, ये थ्री मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या होंगे? पहले मल्टीप्लाई होंगे। जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जब तक इन सब का ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्री मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो थ्री मैट्रिक्स कभी भी एक साथ जो है वो सिंप्लीफाई हमने किए हैं? नहीं किए। कभी भी हमने थ्री मैट्रिक्स जो है वो एक साथ सिंप्लीफाई नहीं किए, ठीक है ना। हमने बारी बारी काम किया। तो यहाँ पे पहला काम क्या हुआ? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे तो ऊपर लगा हुआ ट्रांसपोज, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, ट्रांसपोज को रॉ इनटू कॉलम में कन्वर्ट करके, ठीक है ना। अब ये रॉ इनटू कॉलम में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब 2 - 4, ये फर्स्ट रॉ थी, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये वाली पोजीशन अपनी जगह पे ऐसे ही है, आप देखें, चेक करें, ये वाली पोजीशन अपनी जगह पे ऐसे ही है। जबकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? जो रूल है कि कॉलम ए के अंदर जितने, मतलब ए के अंदर जितने कॉलम्स हैं, बी के अंदर उतनी रॉज होनी चाहिए। तो हाउ मेनी कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स? देयर आर थ्री कॉलम्स, 1 2 3। how many rows in the second matrix? 1 2 3। तो इट्स मीन कि the multiplication is possible, multiplication is possible। एंड देन अगर हम इसके बाद काम करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रो है और ये कॉलम है, तो सिर्फ R1 C1 हुआ, C2 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट कॉलम है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 को मल्टीप्लाई किया जिससे C1 से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। इसका मतलब 1 को मल्टीप्लाई किया -3 से, 1 -3। x को मल्टीप्लाई किया 1 से, x मल्टीप्लाई बाय 1, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि और तो कॉलम्स नहीं है ना। मैंने क्या स्टेटमेंट यूज की थी? मैंने स्टेटमेंट यूज की थी, रो जब तक रॉ जो है वो चेंज नहीं होगी, जब तक आप तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई ना कर लें। तो आपने तमाम एक ही कॉलम है और उस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गई? यहाँ पे अब आपको सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 को -3 से, एंड 4 को 1 से, एंड x को 0 से। यहाँ तक बात क्लियर? कोई मसला नहीं है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या किया? इस पूरे को सिंप्लीफाई, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 हो गया। सबके बीच में साइन किसका है? प्लस का है। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा था जब भी फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करें, तो साइन बीच में किसका आएगा? प्लस का आएगा। इसलिए यहाँ पे बीच में साइन किसका आया? प्लस का है। गैप नहीं आया। गैप कब आता है? जब आपका कॉलम चेंज होता है। गैप कब आता है? जब आपका कॉलम चेंज होता है। तो यहाँ पे कॉलम तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो है रॉ की जो है आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका गैप क्या हो गया? खत्म हो गया। अब गैप है नहीं। फिर इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, 3 को -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, x 0 जा 0। अब क्या करें? अब इस मैट्रिक्स को देखें सिंप्लीफाई। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देता हूँ तो इस मैट्रिक्स के अंदर
क्या कर रहे हैं हम, क्या मैं इस मैट्रिक्स को अरेंज करके लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, -3 + x लिखूं या 3x - 3 लिखूं, बात एक है। मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया, पहले कर दिया, नंबर को बाद में कर दिया। -6 - 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो गया, ये वाला मैट्रिक्स कॉपी हो गया, और ये वाला मैट्रिक्स भी क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई ऐसे ही किया कि x - 3 लिखे हैं, -3 + x लिखे हैं, बात एक है, मर्जी आपकी। जो अगर आप -3 + x लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ -3 + x लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने में x को पहले कर दिया, जो नंबर था उसको बाद में कर दिया। -6 + 4 कितना हो गया, -2 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो पूरा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पूरा सिंप्लीफाई होकर यहाँ तक का काम आ गया। अब बताओ कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब करना क्या चाहिए आप बताओ, अब करना क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इसके बाद क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक कॉलन है, ये एक कॉलन है, और ये अच्छा, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉलन इन ए, देयर आर 2 columns in A, and the number of rows in B, the number of rows in B is 1 2। इट्स मीन ये आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन की, कि R1 को C1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये C1 ही है सिर्फ, इसके बाद तो कोई और कॉलम नहीं है ना इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ C1 ही है। तो उसका मतलब -2 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरे ब्रैकेट से। ये देखो, -2 मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, क्लियर है। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट से, x - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। -1 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, अगर है तो पूछ लें। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या हुआ कि -2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, ये आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, ये आ गया 6। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस माइनस प्लस 6 ये वाला इसका आया, और ये 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 ये आ गया। ये आपने इस रो को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इस रो को आपने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो है वो सेकंड रो को सिंप्लीफाई करो। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x हो गया, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना। फिर माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ये सीधा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है, ये यहाँ पे ये जो वाला जो है ये खत्म हो रहा है, और ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो दूसरा मैट्रिक्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ये वैल्यूज हैं। प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का 2x, और ये भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 बचेगा। देखो अगली, इसके बाद स्टेप देखो ये वाला,
इसके बाद वाला स्टेप देखो, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, इक्वल टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रही। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिर्फ क्या बचा, 2x बचा, -2x बचा, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 4x माइनस का 10 बचा, 4x माइनस का 10 हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंप्लीफाई किया ये रहा, ये सिंप्लीफाई किया ये रहा। ठीक है ना, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, इक्वल टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रही। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये भी इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, इक्वल टू का राइट हैंड साइड ये रहा। अब यहाँ पर ये बन गई इक्वेशंस, यहाँ पे ये क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है, ये क्या हो गई है, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन का मतलब होता है तो क्या होता है कि -2x कंपेयर किससे होगा, 2 से होगा, और ये पूरी वैल्यू जो है कंपेयर किससे होगी, -14 से होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। दोबारा से देखिए, यहाँ पे कोई साइन मैट्रिक्स जो है वो इनप्रॉपर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, इक्वल टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रही। इसके बाद जो स्टेप है वो मैंने इसके नीचे नहीं लिखा है, इसके बराबर में लिखा है। ठीक है ना, तो बराबर में लिखने से क्या हुआ कि ये वाला जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, इस पूरे को माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2x बचा, माइनस का 2x बचा, और यहाँ पे -12 प्लस 2 है तो इसका मतलब -10 बचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रही, और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो शुरू से कॉपी होते हुए आ रही है, अभी तक कोई इसका काम ही नहीं था, अब काम आएगा, अब काम आएगा। अब काम क्या आ रहा है, अब काम ये आ रहा है कि आपकी कंडीशन के अंदर इसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर किससे करोगे, -2 को x से करेंगे, -2x कंपेयर किससे होगा, 2 से होगा। अब देखते हैं कंपैरिजन में, हमने कहा -2 को कंपेयर कर रहे हैं किससे, 2 से, -2 को कंपेयर कर दिया किससे, 2 से। अब यहाँ पे -2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हमारे क्या हो रहा है, डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, एक x की वैल्यू तो ये आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। फिर दूसरी क्वेश्चन कंपेयर किया, किसको, 4x माइनस 10 बराबर किसका रखा, -14 के, चेक कर लें आप, 4x माइनस 10, ये इक्वेट कंपेयर हुआ किससे, -14 से, 4x माइनस 10 हमने कंपेयर कर दिया किससे, -14 से। ठीक है ना, ये वाला 10 यहाँ पे क्या था, अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला 10 क्या था, माइनस में था, वहां जगह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 10, माइनस का 14, ऐसे ही रहा। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया, -4। अब यहाँ की कंडीशन के अंदर क्या हुआ, यहाँ कंडीशन में भी ये हुआ, -4x इक्वल टू -4, तो भाई 4 से 4 कैंसिल कर दो, या फिर वापस नीचे लेके जाओ, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, क्या बचा, आंसर -1 आया। और ये आंसर सेम आना चाहिए, ये आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा ये आंसर अलग अलग हो। ठीक है ना, जब भी इस पूरे स्टेप्स को सिंप्लीफाई करें तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि आंसर क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। जी भाई, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, नो, एवरीथिंग फाइन, परफेक्ट, ओके, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह जो है इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, नो, एवरीथिंग फाइन, परफेक्ट, ओके, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह जो है इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है ना, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ, अब जो है हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था उसमें जो भी लास्ट क्वेश्चन हमने एंड किया था उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इन उसका ट्रांसपोज निकाला एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया, सब चीज़ों को सिंप्लीफाई किया ना। तो अब जो काम कर रहे हैं वो काम हम इस तरह से कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किस फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको करना आती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप चेक करें क्या वही वाली बात कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि तीनों मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई एक साथ नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों में से किसी किसी भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रूल के हिसाब से चेक करते हैं, हाउ मेनी कॉलम इन ए, 1 2 3, हाउ मेनी रोज इन बी, 1 2 3। इसका मतलब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नाउ इसको चेक करते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स इन ए, 1 2 3, एंड हाउ मेनी रोज इन बी, 1 2 3। इट्स मीन ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, तो आपकी चॉइस से आप किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं कि इसी चीज़ को हमने यहाँ कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने कहा कि हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई किस फॉर्म में हो रहा है। हमने कहा था रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब ये R1 C1 ही है, R1 C2 तो हो नहीं सकता क्योंकि C2 है नहीं यहाँ पे, C3 यहाँ पर है नहीं। तो इसका मतलब R1 की जितनी कंडीशन थी, R1 C1, ए मल्टीप्लाई एक्स से हुआ ए एक्स, प्लस एच मल्टीप्लाई वाई से हुआ एच वाई, एफ मल्टीप्लाई जेड हुआ, जी मल्टीप्लाई जेड हुआ तो जी जेड हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रॉ जो है वो कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गई किसके, इस रो के, ठीक है ना। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, इट्स मीन आप h को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच एक्स से तो इसका मतलब एच एक्स, b को मल्टीप्लाई करेंगे y से बी वाई, f को मल्टीप्लाई करेंगे z से तो इसका मतलब एफ जेड, ठीक है ना। फिर लास्ट वैल्यूज, लास्ट रो इनटू कॉलन, g मल्टीप्लाई होगा x से जी एक्स हो गया, f मल्टीप्लाई y से होगा तो एफ वाई हो गया, c मल्टीप्लाई z से होगा तो सी जेड हो गया। अब क्या कर दिया, क्या इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, चेक करें आप। इनमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं, इनमें कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब कंडीशन किस तरह से बयान करती है, चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस। नाउ मल्टीप्लाई दिस रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मुझे जरा चेक करके बताएं, आपसे मुझे इतना बताएं कि ये जो है ये कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। आप मेरा, चलें इसको भी छोड़ दें, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स जो हैं वो इस मैट्रिक्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब चेक करिए, जी इसमें एक ही कॉलम है। कॉलन की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि कॉलन जो होता है वो स्पेस में होता है, मतलब बीच में गैप आता है। R1 C1 को मल्टीप्लाई किया एंड देन फिर R1 C2 को जब मल्टीप्लाई करते तो बीच में क्या आता है, गैप आता है। क्या इनमें कहीं बीच में गैप है, क्या इनमें कहीं बीच में गैप है, नहीं, कोई गैप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, कॉलन एक ही है। तीन, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, how many columns in A, 1 2 3, and how many rows in B, 1 2 3। तो इट्स मीन कि हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
पहले x मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरी वैल्यू से होगा, फिर y मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वाले पूरी रो से होगा, एंड देन z मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वाली पूरे रो से होगा। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब चेक कीजिए, x को मल्टीप्लाई किया किससे, इस वाली वैल्यू से, इस रो से, ये रहा, प्लस y ये रहा, इस रो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका आंसर। एंड z को मल्टीप्लाई किया थर्ड रो से, तो आपका आंसर आ गया क्या, ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बात। देखें, ये साइन ऑफ मैट्रिक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपने टू मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, तो इट्स मीन कि दिस इज द इनिशियल मैट्रिक्स एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में ही आंसर रहेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में ही इसका आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? एनी काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू शेयर? ओके, अब करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन में अब इसको मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई ए एक्स से करेंगे, तो इसका मतलब ये x से x मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया। x को मल्टीप्लाई करेंगे एच वाई से, तो इसका मतलब एच एक्स वाई हो जाएगा, प्लस प्लस x मल्टीप्लाई होगा जी जेड से, तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, ये एक्स जी एक्स जेड हो गया। ठीक है ना। आप इसको इस तरह फॉर्म में लिख लें कि मतलब जो वेरिएबल पहले आ रहा है उसको पहले लिख लेंगे, और जो वेरिएबल बाद में आ रहा है उसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इस टाइप के बाद करना क्या है। ठीक है ना। तो दोबारा देखते हैं इसको। फिर अब y से मल्टीप्लाई करना है, आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका आंसर। जो वेरिएबल पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो g पहले आता है, x बाद में आ रहा है, z x आखिर में आता है, प्लस प्लस। अब ये y जो है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच एक्स वाई। ये y मल्टीप्लाई होगा, बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर हो गया। ये y मल्टीप्लाई किससे होगा, एफ जेड से, इसका मतलब एफ वाई जेड हो गया। ठीक है ना। और z जो मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो उसका मतलब ये हो जाएगा जी एक्स एंड जेड, जी एक्स जेड। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, z से होगा, उसका मतलब एफ वाई जेड, एफ वाई जेड। और फिर z मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, उसका मतलब ये सी जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां तक कोई मसला किसी को, सब चीजें क्लियर है, परफेक्ट है? ओके, अब देखते हैं आगे फर्दर और क्या करें। अब ये आंसर यहाँ पे छोड़ दें तो भी सही है, कि इसमें चेक करें क्या कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ये और ये आपस में ऐड हो रहा है, और ये आपस में ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर शुरू में ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, जो वाली टर्म्स। सी जेड स्क्वायर कहीं नहीं है, सी जेड स्क्वायर स्टार्टिंग में रहेगा, इसका मतलब स्क्वायर वाली टर्म को हमने स्टार्टिंग में कर देना है। उसके बाद फिर एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, इसका मतलब टू एक्स एच एक्स वाई हो जाएगा। फिर जी एक्स जेड कहाँ है, ये रहा, जी एक्स जेड ये रहा, इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड होके क्या हो जाएगा, टू जी एक्स जेड हो जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू क्या बची, एफ वाई जेड, एफ वाई जेड ये रहा, एफ वाई जेड ये रहा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, टू एफ जेड। ठीक है। तो देखें स्टार्टिंग के अंदर तमाम क्या आ गए, वेरिएबल्स आ गए, स्क्वायर वाली कंडीशन आ गई, और जो ऐड हो रही थी उसको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन? सब क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, तो जो भी क्वारी हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द क्वेश्चन. अभी तक यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की नहीं था, ये सिंप्लीफिकेशन थी. ये सिंप्लीफिकेशन थी, इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे. तो ये क्या है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई चीज मालूम नहीं की, इसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं की है. ऊपर हालांकि आप हेडिंग देखने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, हमने यहाँ पे उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है. ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड जस्ट सिंप्लीफिकेशन. एंड कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ, कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम काम करेंगे वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है ना. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज के टॉपिक के हिसाब से. ठीक है ना. तो आज का टॉपिक जो है ये भी पास पेपर के अंदर बहुत दफा आता रहा है. कराची बोर्ड में तो बहुत आया है, और अगर मैं बात करूँ फेडरल बोर्ड की तो फेडरल बोर्ड में भी आया है. आगा खान बोर्ड की बात करूँ तो आगा खान बोर्ड में अभी तक ये सवाल नहीं आया है. ठीक है ना. तो इट मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हो जाए, इम्पोर्टेंट हो जाए. ठीक है ना. तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे एंड देन उसको मालूम करेंगे फोर वेरिएबल्स. ठीक है, उसके अंदर फोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर. तो इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. ठीक है, टेक केयर.